नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आज हम अपनी खास डिबेट में बात करने जा रहे हैं कि अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को प्रत्याशी बनाया है। 39 नामों में से 31 नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। 37 साल से लेकर 72 साल तक के नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रियों में मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल और नेवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। 3 विधायकों में से मैहर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ल और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल के टिकट काटे गए हैं। भाजपा ने 17 अगस्त को पहली लिस्ट जारी की थी, उसमें भी 39 नामों का ऐलान किया था और दूसरी सूची में भी 39 नामों का ऐलान किया और तीसरी सूची में 1 नाम का ऐलान किया है। भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को टिकट दिया है। 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी जिन 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ा रही है उनमें जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में जिन 39 नामों का ऐलान किया है उनमें से 36 सीटें 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही हैं। इनमें मैहर और सीधी और नरसिंहपुर ये सीटें बीजेपी के कब्जे में रही हैं। मैहर विधानसभा सीट में बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की जगह बीजेपी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। नारायण त्रिपाठी कुछ दिन पहले ही अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, हालांकि अभी घोषित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुए थे। सीधी विधानसभा सीट से वर्तमान बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ल की जगह सीधी से सांसद रीति पाठक को प्रत्याशी बनाया गया। आपको बता दें कि सीधी में पेशाब कांड के बाद कांग्रेस बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला पर हमलावर थी। वह पेशाब कांड के आरोपी को केदारनाथ शुक्ला से जुड़ा होना बताया जा रहा था। भाजपा की दूसरी लिस्ट में 7 पूर्व विधायकों के नाम हैं। इनमें श्योपुर से दुर्गालाल विजय, मुरैना से रघुराज कंसाना, सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, डबरा से इमरती देवी और करेरा से रमेश खटीक और कोतमा से दिलीप जायसवाल, सिंघावल से विश्वामित्र पाठक, जुन्नारदेव से नत्थन शाह, खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी, इस तरह के नाम इसमें शामिल हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा का टिकट भी काट दिया गया है। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। विश्वास दिखाया है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है किसी भी कार्यकर्ता के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति यदि उसका विश्वास हो और भारतीय जनता पार्टी उसके प्रति विश्वास दिखाने लगे तो निश्चित रूप से इसके जीवन की विशेष और बड़ी उपलब्धि होती है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेतृत्व ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे दोनों संगठन के नेतृत्व ने जो विश्वास मुझ पर दिखाया है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आवाज कम है भैया। और जिस तरह से कहा जा रहा है प्रत्याशी करें कि पार्टी ने भरोसा जताया है, लेकिन सांसदों को मैदान में उतारना, क्योंकि इसमें जितने सांसदों को मैदान में उतारा है इसमें से आधे लोग जो थे, ये 7 में से आधे लोग, लगभग 3 से 4 लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। शिवराज सिंह चौहान क्या बुधनी से चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके स्थान पर कोई और चुनाव लड़ेगा? यदि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? यदि भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देती है तो, और मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री पद के दावेदार खुद मैदान में हैं सारे के सारे, अभी कुछ और नाम अभी आने बाकी हैं, तो क्या है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति? और कांग्रेस जो कह रही है कि यह हार की हताशा है और स्पष्ट झलक रहा है कि कांग्रेस, जिस तरह से कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस की ओर से बयानबाजी आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कह रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सूची दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हार स्वीकार कर चुकी है। क्यों इस तरह की बयानबाजी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत कार्य कर रही है और उनका अगला अस्त्र क्या हो सकता है? ऐसे तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रजराज सिंह जी। ब्रजराज सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रशांत गुरुदेव जी। प्रशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ हैं विजय शुक्ला जी। विजय शुक्ला जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और सबसे पहले
ब्रजराज सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है अब तक, कांग्रेस ने कहा था कि हम पहले सूची जारी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक के बाद एक 2 सूची में 39 और तीसरी में एक नाम जारी कर दिया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का यह जो अस्त्र माना जा रहा है कि इसे लग रहा है कि ये एक बड़े अस्त्र के रूप में है, तो भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त हो गई है कि सांसदों को मैदान में उतार करके उन्होंने मैदान जीत लिया है। देखिए, हम कांग्रेस से हमेशा से आगे हैं और इस चीज में भी आगे हैं जी हमने कार्य समिति की, हमने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जी। और हम लिस्ट भी निकालते जा रहे हैं। तो इससे एक ही संदेश दे रहे हैं कि हम कांग्रेस से बहुत आगे थे, आगे हैं और आगे ही रहेंगे। ठीक है, ये पहली सूची जारी करके, दूसरी सूची जारी करके, तीसरी सूची में एक नाम जारी करके भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम आगे थे, आगे हैं, आगे रहेंगे। प्रशांत जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने पहले सूची जारी कर दी, कांग्रेस पीछे हो गई है? रणनीति है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की रणनीति से घबरा गई है, डर गई है। जी। वो घबराहट के मारे ऐसे दिग्गज अपने बड़े बड़े नेताओं को हाँ। उन्होंने लाइन पर उतार दिया है कि उनको हार की पूरी तरह से उनको मालूम था कि अब इस बार हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है। मध्य प्रदेश में 30 सीटें जीतना मुश्किल पड़ रही थी, जब तो इनको फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारना पड़ा, कैलाश विजयवर्गीय को उतारना पड़ा। ऐसी क्या जरूरत थी? जब उनने अपने लड़के को लॉन्च कर दिया था आकाश विजयवर्गीय को, तो इनको क्या जरूरत थी खुद को इनको उतरने के लिए? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में जनता में भारी रोष है। इनकी जो यात्रा निकल रही है उसका हर जगह विरोध हो रहा है। लोग इनके नेताओं पर थप्पड़े मार रहे हैं, इनके गालियां फोड़ रहे हैं। ये आम जनता में इतनी गुस्सा इनके प्रति है, ये हार की बौखलाहट है और बौखलाहट के कारण ये लोग कुछ भी नेताओं का नाम घोषित कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत अच्छे नाम घोषित करेगी और हम लोग पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस की सूची तो अब तक जारी, जैसे कमलनाथ जी ने कहा था पहले कि हम सबसे पहले सूची जारी करेंगे, तो कांग्रेस की सूची आने में विलंब हो रहा है कि या इंतजार किया जा रहा है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रत्याशी घोषित हो जाए? ये रणनीति का हिस्सा होता है। ये बुद्धिमानी का दिमाग है ये। अच्छा, हाँ। मतलब पहले घोषणा की कि हम पहले सूची जारी करेंगे और फिर नहीं करना हाँ। है ताकि बीजेपी पहले कर दे। कांग्रेस ने अपने जाल में इनको फंसा लिया है। अच्छा, तो कांग्रेस ने अपने जाल में भारतीय जनता पार्टी को फंसा लिया है। विजय शुक्ला जी, क्या वास्तव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को अपने जाल में फंसा लिया है या फिर भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है? ये दोनों ही बातें अभी मुझे लगता है इस पर आपके दोनों ही बातों पर अभी कुछ बोलना जल्दबाजी है जी, परंतु एक बात जो इस पूरे सूची के नामों को पढ़ने के बाद जो समझ में आ रही है जी, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए एक राजनीतिक दल होने के नाते कोई भी दल ये चाहता है कि वह ऐसे चेहरों का चुनाव करे जो जिताऊ चेहरा हो, जो चुनाव जिता करके उसकी झोली में वो सीट डाले जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी का बयान आपके चैनल में हम सुन रहे थे जी, कि पार्टी ने जब उन्हें पार्षद का चुनाव चाहा कि पार्षद का चुनाव लड़ना है तो पार्टी ने पार्षद का चुनाव का टिकट दिया, उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा, फिर एमएलए का लड़ा, फिर केंद्रीय मंत्री बने, सांसद का लड़ा जी। तो हमें इस नज़र से इसे देखने की जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि पार्टी ने उन्हें किसकी टिकट दी है, क्योंकि वो एक कार्यकर्ता है। हाँ। किसी भी राजनीतिक दल में काम करने वाला व्यक्ति जी। एक कार्यकर्ता होता है। आपने श्री कृष्ण की भूमिका को खुद देखा, वो तो साक्षात ईश्वर थे, हाँ लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह सारथी के रूप में किया। जी। तो जब जैसी जहां इसकी आवश्यकता रहती है राजनीति में, तो ऐसे ही उनके जो नेता होते हैं, जो संगठन होता है, वो उन नेताओं का उपयोग करता है, उन नेताओं को आगे करता है। तो मुझे इसमें बहुत विशेष कुछ बात समझ में आ नहीं रही है, लेकिन एक बात जो मोटे तौर पर जो समझ में आ रही है वो ये जरूर कह सकता हूं मैं कि एक जो सवाल है, वो प्रश्न है, वो ये है, चूंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, फील्ड के लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लोगों के माध्यम से हम तक आती हैं जी। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि यदि हम 15 साल से अपनी प्रतीक्षा कर रहे थे हाँ। कि अब ये सांसद बन गए हैं, तो राकेश सिंह जैसे सांसद बन गए हैं, गणेश सिंह जी सांसद हो गए हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते जी सांसद हो गए हैं, तो वो इस प्रतीक्षा में थे कि हमने इन्हें सांसद बना दिया है, सांसद निर्वाचित होकर इन्हें आगे कर दिया है, तो अब अगली बारी हमारी है। हाँ। तो एक उनके साथ एक आघात जरूर मैं इसे समझूंगा पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के लिए, जो कार्यकर्ता रात दिन इस प्रतीक्षा में थे और इतनी मेहनत कर रहे थे कि अब उनका नंबर, अब उनकी बारी चुनाव लड़ने के लिए अब उन्हें मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो एक थोड़ा सा एक आघात उन कार्यकर्ताओं के लिए जरूर है, परंतु रणनीतिक दृष्टि से मैं इसे कहीं से भी गलत नहीं मानता, और ना ही ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है, या भारतीय जनता पार्टी संकट में है, या भारतीय जनता पार्टी किसी चक्रव्यूह में है। चक्रव्यूह हम तब समझेंगे
जब दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाएंगे बिल्कुल। और जब आचार संहिता लग जाएगी, उस समय हम सब देखेंगे कि अब चक्रव्यूह क्या है और कौन फंसा है, कौन बाहर है, कौन जाल में है, कौन जाल के बाहर है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीज़ें उस समय स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि राकेश सिंह यदि वहाँ से प्रत्याशी हो गए तो जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से यदि हम बात करें अभिलाष पांडे की, हम बात करें प्रभात साहू की, दोनों ही अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और पूरी तैयारी के साथ लगे हुए थे, लेकिन वहां से सांसद राकेश सिंह को प्रत्याशी बनाए जाना, हालांकि अभिलाष पांडे के लिए भी, प्रभात साहू के लिए भी यह अप्रत्याशित चीज थी। लेकिन यहां ब्रजा सिंह जी, एक बात है, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं बचे, इसलिए सांसदों को मैदान में उतारा जा रहा है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमारी जी जब पूरी लिस्ट आएगी तब आपको, विजय शुक्ला जी ने बड़ी अच्छी बात कही जी कि पूरी लिस्ट आने के बाद आपको पता पड़ेगा कि हमने शीर्ष नेतृत्व और नए नेता और युवा और महिला शक्ति जी। सबको आप देखिएगा पूरी लिस्ट आने के बाद में कि सबको मौका मिलेगा और सबको सबको दिया जाएगा। हाँ। लेकिन विजय शुक्ला जी की बात ब्रह्म वाक्य है जी कि चुनाव है, हाँ। चुनाव में जीतना महत्वपूर्ण होता है, तो जिताऊ कैंडिडेट जहां होंगे हाँ। वहीं उनको उतारा जाएगा ठीक। और चुनाव जीता जाएगा। लेकिन ब्रजा जी, यहाँ एक बात आ रही है कि पहली सूची आई 39 लोगों की, उसमें 16 विधानसभा क्षेत्रों पर जो तो उनका विरोध उजागर हुआ, यहाँ भोपाल कार्यालय में आकर भी प्रदर्शन किए गए। ये कहा गया कि यदि ये खड़े रहेंगे, ये इनकी टिकट नहीं काटी गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको हराने की कवायद में लग जाएंगे। इस तरह का जो डैमेज हुआ उसको कुछ हद तक तो कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन विरोध अभी भी है। अभी क्या सिर्फ इसलिए बड़े नाम उजागर किए गए ताकि इनका विरोध सामने ना आए? नहीं, इसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण ये जो मेरे को समझ में आता है वो मैं बताता हूँ जी कि चुनाव के टाइम पे इस तरह की बातें दोनों तरफ होती हैं, हर तरफ होती हैं, सब तरफ होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अनुशासन हर लेवल पे है और अनुशासित होके ही ये सारे कार्य करते हैं। जी हमारा कार्यकर्ता संगठित है, अनुशासित है। कल आपने देखा होगा कि आज तक की भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी महाकुंभ हुए हैं, सबसे बड़े महाकुंभ का हमने आयोजन किया, अनुशासन के साथ किया, और इससे बड़ा आज तक कोई आयोजन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नहीं हुआ। तो हमारा जो कार्यकर्ता है वो जोश में है, संगठित है और पूरे जोश से चुनाव में आने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी संगठित है और कार्यकर्ता अनुशासित है और पूरे जोश के साथ चुनाव की तैयारी में लगे और चुनाव में आने के लिए तैयार है। यहाँ एक बात आ रही है प्रशांत जी कि जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी और इंतजार किया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा सियासी गलियारों में चर्चा है कि कुछ और लोगों का इंतजार है कि वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का दामन थाम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी को किनारा कर देंगे, उसके बाद प्रत्याशी की सूची जारी की जाएगी। तो अभी कुछ इंतजार बाकी की और लोग आ जाएंगे तो फिर उन्हें विधानसभा के मैदान में उतारा जाएगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे है माननीय कमलनाथ जी द्वारा जो करवाया गया या आईसीसी द्वारा जो सर्वे कराया गया, उसके आधार पर ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे जमीनी कार्यकर्ता ही जीत के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को सुपड़ा साफ कर देंगे। आप देखना कि मध्य प्रदेश देश के इतिहास में कैलाश विजयवर्गीय साहब, नरेंद्र सिंह तोमर साहब, ये सब चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, जनता में इनके प्रति बहुत नाराजगी है। दीपक जोशी जी बहुत जमीनी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जिनकी टिकट की बात चल रही है खातेगांव से। जमीनी कार्यकर्ता है। माननीय कैलाश जोशी साहब जो थे वो संत थे, वो ऐसे थे, मुख्यमंत्री भलाई वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे, लेकिन उनके खिलाफ कभी विपक्ष ने भी उंगली नहीं उठाई है। तो उनके पुत्र हैं, वो तो ईमानदार आदमी है। मतलब तो उस पार्टी से उनकी भ्रष्टाचार की 50% कमीशन खोरी की निराश होकर पार्टी में कांग्रेस में शामिल हुए। अभी इनके यहाँ पे ममता मीना जी ने पार्टी छोड़ दी है। ये कह रहे अनुशासन है, क्या पार्टी में अनुशासन है? आपके तो गिरिजा शंकर जी कितने बड़े नर्मदापुरम के नेता हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं, तो पूरा परिवार जिनका राजनीति में नंबर 1 पे है, पूरे लोग उनको अच्छे से जानते पहचानते, उनका नाम चलता है पूरे उस क्षेत्र पे, उन्हें पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इसका मतलब क्या है? सत्ताधारी दल को छोड़ना छोटी बात है, सत्ताधारी दल को छोड़ के लोग विपक्ष में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कांग्रेस की लहर चल रही है, आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है। कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की सुनामी चल रही है, इसलिए सत्ताधारी दल को छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। विजय शुक्ला जी, एक सवाल, क्या ये, हालांकि ठीक है, ये लोगों की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं कि एक दल से दूसरे दल में जाना, फिर वहां टिकट की प्रतीक्षा करना, जो पुरानी पार्टी अपनी यदि वहां से टिकट की गुंजाइश नहीं बन रही, यदि आशातीत परिणाम नहीं मिला, दूसरे दल में चले जाना, और दूसरा दल भी उनका प्रतीक्षा करा और बाहें फैला के उनका स्वागत करा और उन्हें टिकट दे रहा है। ऐसे में कि जो वर्तमान जो पुराने कार्यकर्ता हैं, क्या वो अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करते? क्योंकि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित थे तो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो जो वर्तमान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उस विधानसभा क्षेत्र के वो उपेक्षित
हो गए फिर तो? देखिए, मैं इसे आपके नज़रिए से मैं थोड़ा सा अपनी राय अलग रखता हूँ। जी मेरी नज़र में यह एक तरह का एक राजनीति में एक अवसरवाद है, जी, और इसके सिवा मेरी नज़र में ये कुछ नहीं है। ठीक है। क्योंकि जब आप ये देखिए, कैलाश जोशी जी के सुपुत्र हाँ। दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी में थे। हाँ भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें महत्व दिया। हाँ आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी, या उन्हें ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी, हाँ। या वो उस योग्य नहीं पाया कि सर्वे में वो चुनाव सीट निकाल सकते हैं। जी। क्योंकि देखिए, दोनों ही दलों के लिए जीतने वाला ही सर्वोच्च होगा। ये चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हो या कांग्रेस की बात कर रहे हो। बिल्कुल। कमलनाथ जी भी टिकट उन्हीं को देंगे जो चुनाव जीत सकते होंगे। हाँ। यदि थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं कि यदि मान लीजिए अगर कमलनाथ जी द्वारा कराए गए सर्वे में दीपक जोशी यदि चुनाव हार रहे हैं, हाँ। तो प्रश्न यह है कि क्या इसके हारने की स्थिति में भी क्या कांग्रेस पार्टी दीपक जोशी जी को क्या चुनाव में टिकट देगी? जी जी ये एक प्रश्न है। जी। दूसरी बात यह है कि जब बारिश होती है, हाँ चुनाव का जब समय है ना, तो एक तरीके से बादलों के अमड़ घुमड़ का एक टाइम है। राजनीतिक एक बादल कहते हैं ना, हम लोग यूज करते हैं जी। कि बादलों में बड़ी टकराहट होगी। तो जब बादल टकराते हैं चुनाव में, बारिश के दिनों में बादल टकराते हैं, तो 2-4 बादल उधर चला जाता है, 2-4 बादल इधर चला जाता है। तो ये बादलों की टकराहट है और बादलों के एक दूसरे के पोजीशन में स्थानांतरित होने का मामला है। हाँ, एक बात जरूर मैं प्रशांत की एक बात से जरूर इत्तेफाक रखता हूँ। प्रशांत ने एक बहुत अच्छी बात कही है। हाँ। और बात यह है कि थोड़ा सा ये एक प्रश्न है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आपके पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता अथवा कांग्रेस पार्टी के नेता, हाँ। ये जो एक विरोध का स्वर जो दिखाई दे रहा है, ये विरोध का स्वर स्वाभाविक है। मैं इसे अस्वाभाविक नहीं मानता, क्योंकि मैंने पहले कहा कि राजनीति में अवसर ही प्रधान है। जी। राजनीति में व्यक्ति प्रधान नहीं है, राजनीति में अवसर प्रधान राजनीति होती है। हाँ। और अब कोई मूल्य या नैतिकता का प्रश्न अब राजनीति में बहुत पुराना हो गया है। हाँ। अब इन विषयों के लिए, इन बातों के लिए जगह राजनीति में कम होती जा रही, संकीर्ण होती जा रही। बिल्कुल। तो ये जो आवाजाही है, ये तो आवाजाही होती रहेगी, होती रही है। पर एक बात जरूर है, मैं यहाँ पर एक चीज और कहूंगा जी। कि बड़े नेताओं को चुनाव में लड़ाने का मतलब ये होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने तुनीर के सारे वो अस्त्र जो बचा के रखे जाते हैं, जो आखिरी तीर जिसे व्यक्ति कहता है कि अब आखिरी तीर संधान करने का समय आ गया है जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2023 को जीतने के लिए अपने तुनीर के सारे उन अस्त्रों को अब छोड़ दिया है, जिन्हें वो बचाकर चल रही थी। और उसका कारण सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों को ये लगता है कि इस बार जो चुनाव हमारे लिए हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 की बुनियाद 2024 की इमारत खड़ी करेगी। इसलिए आप ये इस बात पे दलीय आधार पर बंटवारे की या स्थानांतरण की स्थिति जो है वो सामान्य है। भी आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसमें और ज्यादा आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि जो बात आ रही है कि ये जो बहुत सारे नाम हैं, इनमें सब मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। बीच में कई बार चर्चा चली कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, और इनमें से कुछ नामों का जिक्र भी हुआ। और अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी सीट से उनके नाम की घोषणा नहीं की गई। हो सकता है अंतिम सूची जो निकले उसमें घोषणा हो, या फिर वहां से कोई और प्रत्याशी भी हो सकते। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं दिया जाता है, उस सीट से कोई और चुनाव लड़ता है, तो ये जो बड़े नाम हैं या अभी अगली सूची में कुछ और बड़े नाम होंगे, इनमें से कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा? देखिए अब तो भारतीय जनता पार्टी के निर्णय अब सिर्फ निर्णय ले रहे हैं हाईकमान जी। भारतीय जनता पार्टी के सारे फैसले, सारे सूत्र, सारे डिसीजन हाईकमान ले रहा है। और मैं तो कई बड़े नेताओं से मेरी बात होती है, उन्हें भी ये पता नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है क्या फैसला कर रहा है जी। तो अब भारतीय जनता पार्टी जिस मोड पर इस यात्रा पर निकली है, तो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी से भी कहा जा सकता है कि आपको चुनाव लड़ना है, और किसी भी व्यक्ति से कहा जा सकता है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको संगठन के लिए चुनाव लड़ाना है। उदाहरण के तौर पर जी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम आप लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लेकर के लगातार ये कयासबाजी जारी है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव लड़ेंगे। पर मेरी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ाया जाएगा। ठीक है। उमा भारती का नाम आप जोड़िए, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती वो भी तो एक कद्दावर नेता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दो बातों की चिंता है। पहली ये कि हमें विधानसभा चुनाव जीतना है, दूसरी ये कि यह एक कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है, हमें कार्यकर्ताओं को भी अवसर देना है, और कार्यकर्ताओं को अवसर देना है। ये चुनाव का वक्त है, विधानसभा का वक्त है, इसलिए हमें उन्हीं कार्यकर्ताओं को अवसर देना है जो चुनाव जिता करके आ सकें।
ठीक है, यही बात मेरे हिसाब से पूरे अभी तक के जो घटनाक्रम है, मुझे यही समझ में आ रहा है। सही कहा आपने कि जिताऊ प्रत्याशी, दमदार प्रत्याशी जो जीत कर आ सके, जो पार्टी की सीटें बढ़ा सके, वो बड़ा नाम हो या फिर स्थानीय कार्यकर्ता हो, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हो, पार्टियां उसे अवसर देती हैं। और आपने स्पष्ट कह दिया है कि ये अवसरवादिता है और अवसरवाद में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन ब्रजराज सिंह जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि हम कांग्रेस से 2 कदम आगे हो गए हैं, हमने सूची जारी कर दी है, सरकार जो योजनाएं चला रही है उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है, ये बात बार बार गाहे बगाहे कही जा रही है। जो आपने किया है उसका तो बखान बाकायदे किया जा रहा है और भूरी भूरी प्रशंसा लूटी जा रही है, लेकिन यदि आप सरकार में आते हैं तो क्या करेंगे, ये जनता को कौन बताने वाला है? हम तो हर उस पे मोर्चे पे कह रहे हैं कि हम जन कल्याण की जितनी भी हमारे कार्य हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और जो कार्य अभी तक हम नहीं कर पाए उनको और नए सिरे से इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, हम बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। अगर केंद्र में हमारी सरकार है और प्रदेश में हमारी सरकार रहती है तो वहां पर केंद्र की जो नीतियां हैं उनको यहाँ लागू करेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि केंद्र की नीतियों से जनता जनार्दन का भला हो रहा है। ठीक है, हमने तो अपने 20 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया है, कांग्रेस भी अपने 40-50 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करे, लेकिन जारी नहीं कर पाएगी। हमने बार बार उनसे पूछा है कि आप बताइए तो सही, आपने ऐसा क्या अचीव किया है? पूरे देश को कांग्रेस नहीं बनाया है, जनता के सामने रख दिया है। पूरे देश को कांग्रेस ने बनाया है। आज जो आप इतनी स्वतंत्रता से आवाज कर रहे हैं, इसमें देन कांग्रेस की है, कांग्रेस की देन है ये। इतनी आजादी आप लोगों ने तो आजादी में बैन लगा दिया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, 50% की सरकार चला रहे हो आप लोग। 50% की कमीशन की सरकार, 40% की आप कर्नाटक में चला रहे थे। आपका सुपड़ा साफ हो गया है। आप हार की बौखलाहट से कांग्रेस का मत करिए, कांग्रेस की गिनतियां मत गिनाइए। आप अपनी बताइए कि आपका क्या है। अगर आप जीत रहे थे, 18 साल आपने हुकूमत की थी, तो आपको जन आशीर्वाद यात्रा में आपका भारी विरोध क्यों हो रहा है? और निकालने की चुनाव के टाइम आपको जरूरत क्या पड़ गई? आपको इस चीज का जवाब देना चाहिए। पटवारी घोटाला हुआ, उसके बारे में आपने कुछ बोला? पूरे मध्य प्रदेश की नर्मदा जी की नदी को खा गए आप लोग, उस पर कुछ बोलेंगे आप? आपके दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपकी पार्टी के अंदर, आपकी सरकार के अंदर कितना भारी भ्रष्टाचार है। कैलाश जोशी जैसे संत पुरुष का बेटा अगर पार्टी छोड़ रहा है, 50% कमीशन, तो आपने आत्ममंथन किया है, सोचा, विचार किया है? चलिए ठीक है, ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। लेकिन प्रशांत जी, सवाल तो एक ये भी है कि जितनी जो चीजें आपने कहा था कि इस चुनाव के बाद यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो आप देने वाले हैं वो सारी योजनाएं, वो सारे लाभ तो वर्तमान सरकार दे ही रही है, फिर आपके पास केवल वर्तमान सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की स्थिति बच जाती है, या फिर कुछ और भी अभी आपके पास ऐसी चीजें हैं जो जनता के लिए लागू करने वाली? उन्होंने क्या अभी बोला? कर्ज माफ करेंगे किसानों का, कांग्रेस किसानों कर्ज माफ करेगी। ओल्ड पेंशन जो है उसको बहाल करेगी कर्मचारियों का, पूरे कर्मचारियों के साथ 1500 रुपए प्रति माह हर महिला को नारी सम्मान योजना दी जाएगी। ऐसा नहीं दिया जाएगा 2 को दे रहा है, 3 को नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की नकल करने पे मजबूर हो गए। 18 साल इनने सरकार चलाई, इनको जब क्यों याद नहीं आई? माननीय कमलनाथ जी की पूरी नकल कर रहे हैं लोग। इतने डर गए, घबरा गए लोग। ठीक है, चूंकि समय की सीमा है, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा विजय शुक्ला जी आपसे कि ये चुनावी समीकरण में जनता के मुद्दों की बातें, आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, लेकिन वास्तव में प्रदेश के हित की बात, प्रदेश के जनता के हित की बात। एक बात छोटी सी कहना चाहता हूं सूरज जी। जी ब्रजराज जी, तो आपकी सरकार जाने वाली, आप कुछ नहीं कहना आपको। जी ब्रजराज जी, कहीं अपनी बात शांति से विपक्ष में बैठने की तैयारी करिए आप। देखिए, मैं कितने शांति से अपनी बात, अरे आप बिल्कुल शांति से बैठो, आपको विपक्ष में बैठना है। उसकी आदत प्रशांत जी, चूंकि समय की सीमा है, उनकी बात पूरी हो जाए, फिर गलत बात बोलेंगे तो हम नहीं सुन पाएंगे। जी, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इतना घबरा क्यों रहे हो भाई? चुनाव आ रहे हैं। हाँ, चुनाव आ रहा है, अभी तो डर के हमारे बड़े बड़े नेताओं को उतारना पड़ रहा है। 6 बार के आपके केदार शुक्ला का सीधी से टिकट काट दिया, 4 बार के विधायक जालम सिंह पटेल का टिकट काट दिया। ठीक है, अजीत सुरेश जी को आए मैदान में, 2-2 हाथ गणेश सिंह जो रोक रहा है आपको? आप हार की बौखलाहट से आप छोटी छोटी बातें मत बनाइए। आप हार रहे हैं और विपक्ष में बैठिए, आनंद लीजिए आप। बढ़िया। बौखला हुआ कौन है ये तो आपको? अरे इतना घबरा, अडानी अंबानी के पैसों से जो कांग्रेस की हुकूमत को आपने लोकतंत्र की हत्या की, उस पर माफी मांगेंगे देश की जनता से? आप हुकूमत, चलिए ठीक है, देश की जनता से माफी मांगिए। ठीक है, हमने लोकतंत्र की हत्या की है। ठीक है ब्रजराज जी, प्रशांत जी, से बात करिए अडानी के बारे में, ठीक है, बताएंगे। ठीक है ब्रजराज जी,
और प्रशांत जी, चूंकि समय की सीमा है, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा कम शब्दों में विजय शुक्ला जी से कि ये जो सारे समीकरण बन रहे हैं, सबकी अपनी अपनी रणनीति है, जीतना सब चाहते हैं, सरकार सब बनाना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों में चाहे बड़े नाम आ जाएं, चाहे जमीनी कार्यकर्ता आ जाएं, इन सब चीजों में जनता के मुद्दों की बात कौन करने वाला है? जनता के मुद्दों की बात कहां तक होगी? प्रदेश के हित की बात कहां तक होगी? प्रदेश के कर्ज की बात कहां तक होगी? और प्रदेश के विकास की बात कहां तक होगी? देखिए, चुनाव के मुहाने पर खड़े होकर के अब इन बातों को करेंगे। अब तो वैल्यूएशन का टाइम है। अब तो भारतीय जनता पार्टी ये वैल्यूएशन करे कि उसने पिछले 15-18 वर्षों में उनकी सरकार रही, उन्होंने क्या काम किया है। अब वो जनता के बीच जाएंगे उनकी उपलब्धियों को लेकर के। और कांग्रेस पार्टी 15 महीने रही है। 15 महीने के शासनकाल में कांग्रेस पार्टी के उस 15 महीने के शासन व्यवस्था को भी लोगों ने देखा है, मतदाताओं ने देखा है। शिवराज जी के नेतृत्व को भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा और कमलनाथ जी के नेतृत्व को मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। अब यह समय अपनी अपनी उपलब्धियों को बताने का है, जनता के साथ अपने वचन को निभाने का समय तब होगा जब परिणाम आ जाएंगे। लेकिन अभी इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ये जो चुनाव 2023 विधानसभा का है, ये बहुत निर्णायक होगा, बहुत रोमांचक होगा, बहुत कांटे का होगा, क्योंकि दोनों ही दलों की अपनी अपनी तैयारी है। आप कमलनाथ जी को भी कम नहीं मान सकते और आप यहाँ पर तोमर जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, अमित शाह जी, इनको भी आप कम नहीं मान सकते। दोनों ही दलों की रणनीतियों का खुलासा जब तक पूरी तरह से नहीं हो जाएगा, जब तक सारे पत्ते पूरी तरह नहीं खुल जाते, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि जनता का क्या होगा। जनता आप देखिए, जनता अब उस मुहाने पे चली गई है, वो अपना मानस बनाना जनता ने शुरू कर दिया है कि अब हमें किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है। तो अब उपलब्धियों पे बात नहीं होगी, अब विकास पर बात नहीं होगी, अब बात सिर्फ इस पर होगी कि हम आपके लिए क्या करेंगे, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं और क्या किया है, इसका भी आकलन और आत्मावलोकन की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जनता, जैसा आपने कहा कि जनता मानस बना चुकी है और उस मानस को बदलना अब एक थोड़ा सा टेढ़ी की जरूर हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि रणनीति यदि सुदृढ़ हो तो परिणाम बदले जा सकते हैं। मैं एक बात और सूरज जी चलते चलते एक बात जरूर कहूंगा, जो मतलब एक गंभीर बात है, वो ये है कि एक बात जरूर है कि विंध्य क्षेत्र की राजनीति में, विंध्य क्षेत्र की सियासत में आपने दो बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी ने दो बड़े नेता खो दिए हैं, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। एक नेता आपने गोविंद मिश्रा, जो कद्दावर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, पहली बार सांसद बने, दूसरी बार उनकी टिकट को काट दी गई। और इस बार केदारनाथ शुक्ला को इस दोष के लिए, मतलब एक दोषी मान करके कि पेशाब कांड में केदारनाथ शुक्ला जी का ही हाथ था, ये मान करके मुझे लगता है पार्टी ने थोड़ा सा एक रणनीतिक चूक हुई है। सीधी की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सही कहा आपने कि ये चीज़ें हो सकती हैं और जो चीज़ें समीकरण दिख रहे थे सामने, वो उसके पीछे की तस्वीर कुछ और हो सकती है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता उन कार्यकर्ताओं की भी है जिन्हें हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर कामयाब हो पाएगी, या फिर कांग्रेस जिस रणनीति पर चल रही है वो मानस को बदलने में, मतदाता के मानस को परिवर्तित करने में कितनी कारगर होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। चूंकि बिंदुओं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। ब्रजराज सिंह जी, प्रशांत गुरुदेव जी, विजय शुक्ला जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार चुनावी मैदान में हैं, विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया। कुछ और नाम भी, अगली सूची जब भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो अगली सूची में कुछ और नाम भी ऐसे चौंकाने वाले हो सकते हैं जिन नामों पर अभी तक मंथन नहीं किया है, जिन नामों की प्रत्याशा नहीं की गई, अप्रत्याशित नाम वो हो सकते हैं। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की सूची के अगेंस्ट में कांग्रेस किस रणनीति के तहत अपनी सूची जारी करती है। हमारे खास कार्यक्रम में आज इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।